इतनी शिद्दत से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की है कि हर जर्रे ने मुझे आईपीएस बनाने की साजिश की है। वेलकम टू द पॉइंट चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईएएस प्री 2011 के प्रश्न पत्र में इतिहास विषय से आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, सही कथन है दोनों ही। इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चलिए धर्म और रीत को समझते हैं, ये क्या होते हैं। जो वैदिक कालीन लोग होते थे वो आस्तिक थे तथा धर्म को व्यक्तियों के दायित्वों और कर्तव्य के रूप में देखते थे। वैदिक कालीन सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। तो ये लोग वैदिक काल के आस्तिक थे। और जो धर्म था उसको व्यक्तियों के दायित्वों और कर्तव्य में बांटा गया था। धर्म क्या क्या था, इनको उन्होंने कर्तव्यों और दायित्वों में बांटा हुआ था। कर्तव्य और दायित्व। जो रीत था उसकी व्याख्या किससे की गई थी? उसकी व्याख्या की गई थी सृष्टि की नियमितता। भौतिक और नैतिक व्यवस्था, सृष्टि की नियमितता और भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था। वरुण जो देवता थे वो रीत के देवता माने गए थे। तो रीत के देवता कौन थे? रीत के देवता थे वरुण। रीत के देवता वो थे वरुण। नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए इसको, या आपके पास जो रेफरेंस बुक है या जिससे आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें इसके बारे में सामग्री है तो वहाँ पे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। जो ऋग्वेद के श्लोक थे उनमें भी ऋत के ह्रास पर दुख व्यक्त किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ऋत की अवधारणा थी वो तत्कालीन प्राक वर्गीय कबायली जीवन के अनुरूप थी, जिसका कालांतर में ह्रास हो गया था। इसी कारण से धीरे धीरे वर्ण की महत्ता भी, जो वरुण देवता थे ऋत के देवता जिनको माना गया है, उनकी महत्ता भी कम हो गई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रश्न आया हुआ है। लगातार से 5 सालों से पीछे के जो 5 वीडियो हमने पहले डिस्कस किए हैं उसमें भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रश्नों को देख सकते हैं। और आपने एक खासियत देखी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनकी धर्म और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वैसा ही प्रश्न धार्मिक और उनकी संस्कृति से संबंधित प्रश्न उनके पहनावे से यहाँ पे फिर पूछा गया है। तो इसका आंसर है, ये दोनों कथन सही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रमुख रूप से लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर वगैरह नहीं मिले। हाँ, मरण मूर्तियाँ वगैरह ज़रूर मिली है, लेकिन जो मंदिर है, संस्था, एक धार्मिक संस्था है, वो वहाँ पे उसके कोई साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ बिल्कुल, कपास कहाँ से मिला था हड़प्पा में? महत्वपूर्ण स्थल था जो मेहरगढ़ था, वहाँ से कपास के साक्ष्य मिले थे। तो इस तरह से कपास से वस्त्र बनाए जाने का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसके बारे में ये प्रश्न दिया गया है। उस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उनके बारे में ये प्रश्न दिया गया है। तो पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो इस तरह से पहला कथन अगर गलत कर दिया जाए तो आंसर बी ही सही बचता है। तो आइए समझते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या थी और क्या इसने सुझाव दिए थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाला जो तत्कालीन सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उसका ये सोचना था कि जो भारतीय लोग हैं वो संवैधानिक सुधारों के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। तो भारतीय जो नेता थे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और फरवरी, मई, अगस्त 1928 में विभिन्न सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किए गए। फरवरी में भी हुए, मई में भी हुए, अगस्त 1928। वहाँ से क्या जो ये सम्मेलन हुए, सर्वदलीय सम्मेलन, उनसे क्या रिजल्ट निकल के सामने आया? लास्ट का जो सम्मेलन हुआ अगस्त 1928 में, उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत के संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करे और ऐसे सिद्धांत बनाए। तो इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई थी उसको हम देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट उन्नीस सौ 28। इसकी जो पहली सिफारिश थी वो थी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, न कि पूर्ण स्वतंत्रता का। दूसरी जो इसकी सिफारिश थी वो थी भारत को एक संघ बनाने की। किसका संघ होगा ये? विभिन्न जो ब्रिटिश राज्य थे
और जो देशी राजे महाराजे थे इनका एक भारत संघ होगा। और इस संघ के नियंत्रण में क्या क्या होगा? द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। संघ में क्या क्या होगा? दो सदन वाला तो विधानमंडल होगा, उच्च सदन और निम्न सदन। और इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल था वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया मंत्रिमंडल को। इस प्रकार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी इसने बात की। वायसराय का काम क्या रहेगा? संवैधानिक मुखिया बना दिया वायसराय को। वायसराय को एक संवैधानिक, जैसा कि अभी होता है। अभी जो राष्ट्रपति होता है वो एक तरह से संवैधानिक मुखिया है, और सारी उसके नाम से सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यही सिफारिशें उन्होंने पहले भी नेहरू रिपोर्ट में कर दी गई थी। और जब भारत का संवैधानिक विकास हुआ तो नेहरू रिपोर्ट हो गई, 1909 के अधिनियम हो गए, इन सब का निचोड़ निकाल के उसमें शामिल किए गए थे, हमारे जो संविधान बना था उसमें। तो वायसराय को संवैधानिक प्रमुख। दूसरी जो मुख्य बात थी इसकी, जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल का गठन किया जाने की सिफारिशें की गई थी, उसको इसने खंडित कर दिया। नागरिकता को इसमें परिभाषित किया गया, तो इसमें नागरिकता को भी परिभाषित किया गया। मूल अधिकारों को भी इसमें परिभाषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति के बारे में बताया गया है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो देखना है। उषा मेहता जो थी वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी, और गांधीवादी जो दर्शन था उसके प्रचार प्रसार उसने महिलाओं के उत्थान के लिए किया था। इसकी मुख्य तरफ भूमिका जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इसकी मुख्य भूमिका रही थी। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसने जो खुफिया रेडियो वगैरह थे वो चलाए थे इस आंदोलन के दौरान। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी खुफिया सूचनाओं की? क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था
तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, दमन का सहारा ले लिया था। हम देखते हैं कि गांधी जी को आंदोलन शुरू होने से पहले ही अर्ली मॉर्निंग में गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस के और भी जो नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से जब इसका नेतृत्व गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया तो ये नेतृत्व विहीन हो गया और इसमें हिंसा वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो उस समय में जब कोई मुख्य नेता नहीं रहे थे तो जो उषा मेहता जी थे, उषा मेहता थी, उसने गुप्त रेडियो स्थापित किए थे क्रांतिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण जी थे, वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें अंडर कवर रह करके, भूमिगत रह करके उन्होंने आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। रेडियो का जो स्टेशन था इसका मुख्य कार्य क्या था, कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना। कालांतर में आगे क्या हुआ, सरकार ने इस रेडियो स्टेशन को भी जब्त कर लिया। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू व्यवस्था थी, जो स्थायी बंदोबस्त था, उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है। इसका आंसर डी है, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानते हैं। इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त को स्थायी क्यों कहा, क्योंकि जो लगान था वो स्थायी कर दिया था। जमींदारी प्रथा क्यों कहा, क्योंकि जो लगान था वो जमींदार को देना था, सारे गांवों का लगान जमींदार द्वारा चुकाया जाता था। जमींदार कितना लगान चुकाता था, जमींदार 10/11 भाग अंग्रेज़ों को लगान के रूप में देता था। ये अंग्रेज़ों को देता था और खुद के पास कितना रखता था, जो 1/11 भाग था वो खुद के पास रखता था। इस भू राजस्व को स्थायी बना दिया गया था और इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता था, 19% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, यह व्यवस्था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और बनारस में लागू की गई थी। भूमि का मालिक किसको बना दिया गया, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। क्या वो अपनी भूमि अपने जो बेटे थे उनको दे सकते थे, बिल्कुल जमींदारों को पैतृक मालिक इसका बना दिया गया था और वो अपनी पीढ़ियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस भूमि के मालिक बन जाते थे। तो जो उनके खेतों में किसान थे काम करने वाले, वो सिर्फ किराएदार बनकर रह गए थे। खेती किसान ही करता था लेकिन किसान को ज़मीन का हक नहीं था, उस पर ज़मीन का हक जमींदार को दे दिया गया
और जो किसान थे उनके जो परंपरागत अधिकार थे जैसे कि चरागाह, वन आदि, वो भी समाप्त कर दिए थे। और जो ये व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, उसमें कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी, क्योंकि जमींदार का क्षेत्र पूर्णतः निर्धारित नहीं किया गया था। जमींदार और किसानों के बीच बहुत सारे मध्यस्थ होते थे, इससे भी विवाद बढ़े। भूमि को बिक्री योग्य बना दिया गया था, जिससे कि जमींदार उस ज़मीन को बेच सकते थे। तो उस पर जो किसान निर्भर थे, खेती करने वाले, उसकी वजह से वो विवाद बढ़ा दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वापस से प्रश्न आया हुआ है। एक तो उषा मेहता से, उससे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, तो वहाँ से एक प्रश्न आ चुका। भारत छोड़ो आंदोलन से फिर दूसरा प्रश्न आया है। तो एक ही टॉपिक से दो प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही साल के एग्ज़ाम में। इसका आंसर है असत्य देखना, इस जो सत्य नहीं है, जो गलत है। किसके संबंध में? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो गलत कथन है उसको हमें चुनना है। तो गलत कथन हो गया बी। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया था, लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही उनको रात में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कि आंदोलन उग्रवादियों के हाथ में आ गया था, उनका नेतृत्व, और यह हिंसक हो गया था। तो सत्य कथन नहीं है, तो गलत कथन हो गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्या था? स्वतः स्फूर्त था। हालांकि यह उग्र तो था, लेकिन इसको हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि हिंसा मात्र प्रतिक्रियात्मक थी। हालांकि जो हिंसा हुई थी जनता द्वारा, उसकी पहली बार गांधी जी ने निंदा नहीं की। नहीं तो पहले के जो आंदोलन थे, इससे पहले के, उसमें क्या हुआ था? थोड़ी सी हिंसा हुई और गांधी जी आंदोलन वापस ले लिया करते थे। तो इथिक्स में इससे क्वेश्चन भी आता है कि क्या गांधी जी का, या आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसकी गांधी जी ने आलोचना नहीं की, तो क्या इस वजह से गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था, तो उस अहिंसा के सिद्धांत पर से क्या गांधी जी का विश्वास उठ चुका था अब तक के जो उन्होंने आंदोलन किए थे? जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, और भी असहयोग आंदोलन हो गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो ये आंदोलन के क्रम में उन्होंने इतने आंदोलन किए, और जैसे हिंसा हुई आंदोलन वापस ले लिए। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में आते आते क्या गांधी जी का अहिंसा के ऊपर से विश्वास उठ गया था, कि इसमें जो हिंसा हुई है भारत छोड़ो आंदोलन में, उसकी भी उन्होंने निंदा नहीं की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए यहाँ पर साझा तत्व दे रखे हैं कि कौन सा साझा तत्व था जिससे उस समय 19वीं शताब्दी में जो विद्रोह भड़के, उसके कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो डी वाला कारण है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का पूर्ण विदारण, उसको विनाश विदारण। फिर ये हिंदी का ट्रांसलेशन की टिपिकल वर्ड है विदारण। इसका सीधा वो लिख देता कि भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विनाश कर देना या उसको ख़त्म कर देना। चलिए 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनको देख लेते हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खासी विद्रोह की। खासी विद्रोह कब हुआ? खासी विद्रोह चला था
1829 से 1833 तक। दूसरा विद्रोह आता है 19वीं शताब्दी में ही, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह चला था 1831 से 32, ये 1 साल तक ही चला। इसके बाद आता है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह चला था 1837 से 56 तक, 1856 तक। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी का जो विद्रोह था वो था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह चला था 1855 से 1856, 1 साल तक। इसके बाद जो लास्ट विद्रोह था वो था मुंडा विद्रोह। अभी 2020 में भी मुंडा विद्रोह से प्रश्न आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं जिस टॉपिक से, उसी से वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम पुराने 15 साल के जो पेपर हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, उनकी व्याख्या देख लें, उनको समझ लें, और जो हमारे पास अध्ययन सामग्री है हो सके तो उसी में से उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि बार बार जब हम पढ़ी हुई चीज़ों को ही वापस बार बार देखते हैं तो वह दिमाग में स्थिर हो जाती है। अब ये मुंडा विद्रोह का प्रश्न अभी 2020 में रिपीट हुआ, ये पहले भी आ चुका। मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1899 से 1900 तक। और इन सब विद्रोहों का कारण क्या था? वही उनके जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। इस वजह से ये विद्रोह हुए थे। अगला प्रश्न है 1893 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न तथा WHS केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। अठारह सौ 85 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई। अब जब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके समय वेडरबर्न इसके सदस्य थे। 1893 में जो वेडरबर्न थे उन्होंने ब्रिटिश संसद में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया, ताकि भारत में जो राजनीतिक सुधार है राजनीतिक सुधारों के लिए जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें आंदोलन किया जा सके।
वेडरबर्न थे वो 1900 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे और इन्होंने ए.ओ. होम की जीवनी भी लिखी। वेडरबर्न एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह तथा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे 1889 तथा 1910 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। तो होम चार्जेज के क्या क्या घटक हैं, क्या क्या इसमें शामिल है, वो देखना है। तो होम चार्जेज में शामिल है, इसका बी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। चलिए होम चार्जेज में क्या क्या शामिल थे उसको समझ लेते हैं। होम चार्जेज में शामिल थे जो यूरोपीय अधिकारी थे उनकी सैलरी, वेतन और भत्ते, साथ ही साथ जो सैन्य खरीदारी थी, वो भी होम चार्जेज में शामिल की जाती थी। जो भारत सचिव का ऑफिस था उसका खर्चा भी होम चार्जेज में इंक्लूड होता था। भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेल पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, ये सब होम चार्जेज के घटक थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत का शोषण किया गया। इसके तहत धन निकासी, गृह व्यय जैसे तरीकों से भारत की जो धन संपदा थी उसको ब्रिटेन को प्रवाहित किया गया, ब्रिटेन ले जाया गया अलग अलग तरीकों से। आर.सी. दत्त द्वारा लिखित भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें गृह व्यय का सिद्धांत दिया गया है, या होम चार्जेज जिसको हम यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अंतर्गत भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्च आता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधियाँ थी, जो पैसे थे, वो हमेशा गृह व्यय पर पूर्णतः निर्भर नहीं होती थी। कुछ ही व्यय होता था, सारा का सारा व्यय वो होम चार्जेस पर इंक्लूड नहीं होता था, इसलिए पूर्णतः सत्य कथन नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पर दिए गया है, कथन दिए गए हैं, ये इथिक्स के पेपर में आप पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। इसका आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन से गांधी जी का 1918 में जो हुआ था, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी इसमें अकाल के कारण, तो उस संबंध में ये हुआ था आंदोलन। किसान तो माल गुजारी देने में असमर्थ थे जब फसल बर्बाद हो गई अकाल के कारण, लेकिन सरकार माल गुजारी लेने पर तुली हुई थी, तो उस संबंध में ये आंदोलन हुआ था।
तो इसका आंसर है ए। जैन धर्म और दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण इसके बारे में है, सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों में से या दोनों का भी आ सकता है। हर साल प्रश्न आता है यूपीएससी में प्री में। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। तो इसमें से दे रखा है कि क्या उसकी विश्वसनीय व्याख्या है कि उन्होंने क्यों ये संबंध बना रखे थे। तो इसका आंसर है सी। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं थी वो समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया करती थी। जो समुद्री इतिहास है उसमें भारत को अपने व्यापार रहस्य के कारण अग्रता प्राप्त थी। जो स्ट्रेबो था वो कहता था कि भारतीयों को कुछ ऐसा रहस्य पता है जो हम ग्रीकों को पता नहीं है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों को सुगम बना दिया था। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में व्यापार में अग्रणीय था। प्राचीन काल में भारत में नौका निर्माण की श्रेष्ठ तकनीक थी, परंतु मध्यकाल आते आते यह विशिष्टता कम होती गई। तो कथन जो ये है हमारा ए वाला कथन वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हुआ। दक्षिण भारत के जो शासक थे उन्होंने सदा ब्रह्म पुजारियों, भिक्षुओं और व्यापारियों को प्रोत्साहित नहीं किया था। तो कथन बी भी इस तरह से हमारा असत्य हो गया। अगला प्रश्न महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है। उनकी सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट, ये पुस्तक है, इसके बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस बुक के बारे में जान लेते हैं। अनटू दिस लास्ट ये किसकी बुक थी? यह है जॉन रिक्सन द्वारा अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक लेख। इस लेख में जॉन रस्किन ने क्या बताया? इस लेख में जॉन रस्किन ने बताया कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। इसी तरह इस लेख का एक अंश है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसने महात्मा गांधी जी को काफ़ी प्रभावित किया था इस लेख ने। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय और अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया था। तो इस प्रकार 2011 में इतिहास के विषय से 14 प्रश्न आए थे। अच्छा खासा परसेंटेज है, 100 में से 14% क्वेश्चन आए हुए हैं इतिहास में से। अगले वीडियो में हम 2010 के पेपर में इतिहास से आए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।